हेलो एवरीवन, आज हम स्कोरिंग मैट्रिसेस में पैम के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा वीडियो पैम के ऊपर होगा, नेक्स्ट वीडियो ब्लॉसम के ऊपर होगा। तो स्कोरिंग मैट्रिसेस क्या होती हैं? एक्चुअली स्कोरिंग मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है कि दो सीक्वेंस हमें दिए गए हैं, वो आपस में कितने सिमिलर हैं, चाहे वो ग्लोबल अलाइनमेंट से आ रहा हो या लोकल अलाइनमेंट से आ रहा हो, तो उनके बीच की सिमिलैरिटी क्या है। और उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे ही, जैसे फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है हमें, तो हम कितनी डिस्टेंस रखेंगे उनके बीच में, कौन कौन से पास में होंगे, कौन कौन से दूर होंगे, तो वो सिमिलैरिटी के बेसिस पे ही होता है। जैसे हम लोग तो बस डेटाबेस में डाल देते हैं, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है कि हमें फाइलोजेनेटिक ट्री बनानी है, तो हमने सीक्वेंस डाल दी, अपने आप बन के आ जाता है। लेकिन उसके पीछे जो भी मैट्रिसेस यूज़ हो रही कैलकुलेशन के लिए, वो हमें पता नहीं होती। वो सॉफ्टवेयर ही करता है, हम तो करते नहीं है कैलकुलेशन, तो हमें पता नहीं होती। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस किस तरीके की मैट्रिसेस यूज़ होती हैं दो या तीन या ज़्यादा सीक्वेंस के बीच में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम पैम के बारे में पढ़ेंगे। पैम का मतलब है पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन। पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन जो होता है, वो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसको डिस्कवर किसने किया। इसको डिस्कवर किया मार्गरेट डे हॉफ ने। मार्गरेट डे हॉफ एक लेडी थी जिन्होंने पैम सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स सबसे पहले बनाया था और डेवलप किया था पूरे के पूरे अमीनो एसिड के लिए। जैसे 20 अमीनो एसिड है, तो 20 अमीनो एसिड को कंसीडर करते हुए उन्होंने जो सीक्वेंसेस को आपस में अलाइन किया था, ठीक है, उस बेसिस पे उन्होंने एक डेटा कैलकुलेट किया कि मतलब कौन से अमीनो एसिड किस अमीनो एसिड के साथ चेंज हो सकते हैं, कौन सा म्यूटेशन ज़्यादा शो करता है अमीनो एसिड, कौन कम करता है। उन्होंने कई सारे जब अलाइनमेंट किए होंगे, तो उनको एक मतलब डिसाइड किया होगा उन्होंने कि कौन सा अमीनो एसिड ज़्यादा म्यूटेशन होता है इवोल्यूशन में, ठीक है। इसके लिए उन्होंने जितने भी सीक्वेंसेस लिए, उनके बीच में कितनी सिमिलैरिटी थी? 85% मिनिमम सिमिलैरिटी थी, ठीक है। तो ये डेवलप किया मार्गरेट डे हॉफ ने, जो कि उन्होंने क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस के लिए ही किया था। पैम सब्सटीट्यूशन, पैम जो हमारा मैट्रिक्स है, स्कोरिंग मैट्रिक्स, वो क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस के लिए होता है मेनली, ठीक है। मतलब सीक्वेंस के बीच में 85% आइडेंटिटी या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 85% आइडेंटिटी या उससे ज़्यादा वाले ही आइडेंटिकल प्रोटीन को मार्गरेट डे हॉफ ने क्या किया था? अलाइन किया था, ठीक है। अब देखिए, डिफरेंट पैम नंबर दिए जाते हैं ये बताने के लिए कि सीक्वेंसेस कितने आइडेंटिकल हैं, हम कौन सी मैट्रिसेस यूज़ करेंगे। जैसे हमें पता है पैम वन क्या होता है। देखिए, हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, ऐसे आप भी चार्ट बना सकते हैं एग्जाम में। उससे क्या होगा कि आपका आसानी से पेज फिल हो जाएगा, जिसको आप ये बताएंगे तो ये अच्छा भी लगेगा कि मतलब ये आइडेंटिटी और म्यूटेशन का हम परसेंट भी बता रहे हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं लगेगा, याद भी हो जाएगा आसानी से। बहुत थ्योरी वाला पार्ट है नहीं, तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए, पैम वन अगर लिखा है, पैम वन एक मैट्रिक्स है जिसको हम यूज़ करते हैं अगर सीक्वेंस के बीच में 99% आइडेंटिटी हो, 1% म्यूटेशन हो। म्यूटेशन के बेसिस पे ही लगभग ये हमें एक नंबर दिया जाता है कि अगर जो हमारी सीक्वेंसेस हैं उनमें 99% सिमिलैरिटी और केवल 1%, मतलब अगर 100 अमाइनो एसिड है तो केवल एक ही जगह पे म्यूटेशन हो रहा है, तो हम पैम वन वाली मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। पैम 30 यूज़ होता है 75% जब सीक्वेंस आइडेंटिटी होती है, 25% म्यूटेशन होता है, तो उसके लिए पैम 30 है। पैम 25 नहीं यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि इसका जो डिनोशन है वो हम एकदम एग्जैक्ट म्यूटेशन के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी जिसने भी डिस्कवर किया था, उसने पैम 30 में 25% म्यूटेशन और 75% सीक्वेंस आइडेंटिटी को देखा, ठीक है। उसके बाद पैम 80 देखिए, पैम 80 में 50% सीक्वेंस आइडेंटिटी और 50% म्यूटेशन भी होता है। पैम 200 इसके बाद आता है, जिसमें 25% सीक्वेंस आइडेंटिटी होती है और 75% म्यूटेशन होता है। पैम 250 20% सीक्वेंस आइडेंटिटी वाला होता है और 80% म्यूटेशन होता है। तो जो जो भी इनका नाम था मार्गरेट डे हॉफ, इन्होंने पैम वन वाली मैट्रिक्स को ही बताया था सबसे पहले। और पैम 250 बहुत ही ज़्यादा डिसिमिलर सीक्वेंसेस की अगर हमारे पास है और हमें पैम यूज़ करना है, तो पैम 250 यूज़ करेंगे। पैम 250 कैसे आता है? पैम वन को ही जब हम 250 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पैम 250 आ जाता है, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा भी है कि पैम वन इज़ यूज्ड फॉर सिमिलर सीक्वेंसेस एंड पैम 250 यूज्ड फॉर डिसिमिलर सीक्वेंसेस या डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस, ठीक है।
अब पैम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, तो देखेंगे हमारे पास जितने भी सीक्वेंस होते हैं सबसे पहले हम उनका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर लेते हैं। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने से क्या होता है, और ये जो सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं ये ग्लोबल करते हैं, ठीक है, पूरा पूरा सीक्वेंस अलाइन करते हैं। तो हमारे जो सिमिलर टाइप के अमीनो एसिड है वो एक के नीचे एक आ जाएंगे, या जहाँ म्यूटेशन होगा हमें दिख जाएगा, तो कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद हम फाइलोजेनेटिक ट्री बना लेते हैं, या फाइलोजेनेटिक ट्री हम लास्ट में भी बना सकते हैं। तो हमने इससे पहले सीक्वेंस अलाइनमेंट कर लिया। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो कि चेंज हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने सीक्वेंस अलाइनमेंट कर लिया, उसमें हमने देखा कि जो सीक्वेंस है वो किसी एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड में क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एक जगह वही है, एक जगह वही, एक जगह चेंज हो जा रहा है, फिर वही आ जा रहा है, फिर चेंज हो जा रहा है, मतलब जो भी है हम उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, जिसको ही हम टारगेट कर रहे हैं, जिस अमाइनो एसिड को हम टारगेट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे कि वो कितनी बार आ रहा है। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि वो कितनी बार सब्सटीट्यूट हो रहा है। पहली बार तो हम ये कैलकुलेट करेंगे वो रिपीट कितनी बार हो रहा है, उसके बाद कितनी बार वो चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए ए अमीनो एसिड जी से चेंज हो रहा है, तो हम देखेंगे ना कि ए से जी वो कहाँ कहाँ चेंज हुआ है, और ए से अगर ए ही बना हुआ है तो हम उसको इस वाले में कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी अमीनो एसिड की कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके सब्सटीट्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम रिलेटिव म्यूटेबिलिटी को चेक करेंगे। रिलेटिव म्यूटेबिलिटी कैसे चेक होगी, इन्हीं को डिवाइड करके। तो हम पाँचवें स्टेप में रिलेटिव म्यूटेबिलिटी को चेक करेंगे। रिलेटिव म्यूटेबिलिटी को चेक करने के बाद हम म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हम रिलेटिव म्यूटेबिलिटी चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी आई है उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अमाइनो एसिड से डिवाइड करके नेक्स्ट स्टेप की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका हम लॉग ले लेंगे और मैट्रिक्स में भर देंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमारा स्टार्ट इस तरीके से फिल होगा। इसी तरह से हम हर एक अमीनो एसिड के लिए ये निकालेंगे और मैट्रिक्स को फिल करते जाएंगे। अगर किसी अमीनो एसिड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो सब्सटीट्यूशन उसका हम 0 लिख लेंगे, ठीक है। और अगर चेंज हो रहा है तो सब्सटीट्यूशन वाले में कुछ ना कुछ डेटा तो आएगा ही, तो ये सारी वैल्यूज़ उसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगी और हम मैट्रिक्स को भरते जाएंगे। तो ये सारे स्टेप हैं जो हमें पैम मैट्रिक्स को बनाते समय ध्यान में रखना है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट किया, फिर फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, सब्सटीट्यूशन कैलकुलेट किया, रिलेटिव म्यूटेबिलिटी चेक की, म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी चेक की। उसके बाद म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी से अमीनो एसिड की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू आई उसका लॉग लेकर के मैट्रिक्स में भर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो आपको पैम वाले जो भी मैट्रिक्स है इसको जब हम देखते हैं तो हमें क्या बातें पता चलती हैं, इसको आप देख लीजिए। जब उन्होंने बनाया था मार्गिर की जो भी उनका नाम था डे हॉफ, ठीक है, नाम देख लेते हैं। मार्गरेट डे हॉफ ने जब ये बनाया तो उन्होंने देखा कि जो एस्पेरेजीन की म्यूटेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब एस्पेरेजीन बहुत ज़्यादा म्यूटेट होता है, ठीक है। एस्पेरेजीन के बाद म्यूटेट होने वाला दूसरा अमीनो एसिड कौन सा है, सीरीन। सीरीन उसके बाद जो म्यूटेट होने वाला नेक्स्ट अमीनो एसिड है। और सबसे कम कौन म्यूटेट होता है, सिस्टीन और ट्रिप्टोफैन, जिसमें ट्रिप्टोफैन तो सबसे ही कम, सबसे लास्ट में ट्रिप्टोफैन का नंबर आता है, ठीक है। तो सिस्टीन और ट्रिप्टोफैन सबसे कम म्यूटेट होते हैं, मतलब इनकी जो सब्सटीट्यूशन का रेट है बहुत ही कम है। अब देखिए पैम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सारे के सारे अमीनो एसिड को लेते हैं, और जो मैट्रिक्स का साइज़ होता है वो 20x20 का साइज़ होता है, मतलब 20 अमीनो एसिड इधर लिख लेंगे और वो 20 अमीनो एसिड किन 20 अमीनो एसिड से चेंज हो रहे हैं उसको भी इधर लिख लेंगे, तो 20 इधर 20 इधर, तो हमारा 20x20 का मैट्रिक्स बन जाता है। अब देखिए चांसेस ऑफ म्यूटेशन इज हाई विथ सिमिलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज aromatic amino acid can be substituted with aromatic amino acid, example phenylalanine and tyrosine। अब देखिए जो सब्सटीट्यूशन हो रहा है, किसी अमीनो एसिड किसी दूसरे अमीनो एसिड में चेंज हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक अमीनो एसिड हमारा एसिडिक नेचर का दूसरा बेसिक नेचर का आ गया। एसिडिक वाला एसिडिक वाले से ही चेंज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। इसी तरीके से एरोमेटिक वाला एरोमेटिक वाले से ही चेंज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखेगा, ठीक है। तो उससे स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा सीक्वेंस में, लेकिन स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो जो म्यूटेशन होते हैं अचानक से ही बहुत ज़्यादा एकदम सडन ऐसे नहीं हो जाता कि सब कुछ चेंज हो जाए, एसिडिक बेसिक से बेसिक एसिडिक से, या एरोमेटिक जो होगा वो एसिडिक से चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। सिमिलर टाइप के अमीनो एसिड, सिमिलर टाइप के ही अमीनो एसिड जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो उनसे एक्सचेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो पैम में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम ब्लॉसम भी लेकर के आएंगे, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।